ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था विच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, यस। अच्छा, अभी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ओके, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी। ओके, यस, यहाँ पे देख लेना है सब लोगों ने, मैं वापस एक बार रिवाइज करके दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके, अब स्पेसिफिक आप लोगों ने यहाँ पे एजम्पशन क्या लिया है, इट इज आइडियल फ्लूइड। सेकंड एजम्पशन क्या लिया है, आइडियल फ्लूइड में क्या हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। ओके, और मैं आप लोगों को रिवाइज करके देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो इज दैट फ्लो ऑफ फ्लूइड, ओके, इज वेयर इनसाइड द फ्लूइड at a given point we say the physical properties for the fluid remains constant। अब फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, इसमें आ जाता है प्रेशर, वेलोसिटी, फ्लो रेट। ओके, एक और पैरामीटर है जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज यानी हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ओके, पर यूनिट टाइम। ओके, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्चार्ज का भी कंसेप्ट क्या है सीखने वाले हैं। ठीक है, यस, एनीवे, सो कल ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हम लोग बोलेंगे द विस्कस फोर्स एफ वी is directly proportional to the area of the layers। ओके, तो जो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड होगी। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि मैंने आपको पहले भी बताया था एरिया ऑफ द लेयर इन्हें कैसे कंसिडर करना है। ओके, इमेजिन करो ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है। अब ये लेयर इसके ऊपर से क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है, बराबर है। तो हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ द लेयर क्या रहेगा, ये वाला लेयर, ये वाला एरिया नहीं रहेगा, आपको ये वाला एरिया कंसिडर करना है। ओके, यानी ये वाले लेयर को जब मैं ऊपर से देखता हूँ, ऊपर से देखने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, इट इज रेक्टेंगल। अभी आपको आ रहा है समझ में, तो वी नीड टू कंसिडर दिस एरिया। ओके, सामने से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये जो लेयर है ये तो बहुत ही थिन है। ओके, लेकिन जो ऊपर से देखोगे आपको वो एरिया कंसिडर करना है। ओके, तो वी से द विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ओके, एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट मैंने कल काफी टाइम आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, फिर हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकल जाता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है उसको हम लोग बोलते हैं ईटा। ओके, ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, वेर ईटा इज कॉल्ड एज वॉट, तो ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, ईटा को हम लोगों ने इस तरह से लिखा था, एफ वी अपॉन ए dv by dx। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू लेयर्स, ओके, पर यूनिट द एरिया ऑफ द लेयर्स पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अच्छा, इसका जब ऐसा यूनिट हम लोगों ने निकाला था, ओके, तो ऐसा यूनिट जो था वो क्या था, तो हम लोग बोलते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है, इट इज न्यूटन। ओके, एरिया का यूनिट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज मीटर स्क्वायर। ओके, एंड dv by dx, तो वो हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी मीटर dv बाय dx। अभी उसमें जो dv है, dv इज फॉर चेंज इन वेलोसिटी, तो वो हो जाता है मीटर पर सेकंड। तो सिर्फ dv का जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड, और जो dx का यूनिट आएगा तो वो क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी मीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। ओके, तो ये मीटर जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा सेकंड के साथ, ये क्लियर है आप लोगों को। मैं बोलूँगा मीटर मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास इसका यूनिट आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये मैं पूरा क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ओके, तो आगे हम लोगों को ये सीखना है व्हाट इज द सीजीएस यूनिट, ओके, ऑफ द विस्कोसिटी और द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम लोग बोलेंगे, तो बेसिकली सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज व्हाट, पॉइस। नाउ वी से, ओके, सीजीएस कंसेप्ट अगर मैं लेके आ रहा हूँ, ओके, तो जो ऐसा यूनिट है तो हम लोग बोलेंगे लेट 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स पॉइस। अब ये हम लोगों को एक्स का रिलेशन क्या करना है, निकालना है। ठीक है, यस, तो एक्स का वैल्यू कितना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं बोलता हूं कि 1 पॉइस, तो 1 पॉइस क्या रहने वाला है, तो हम लोग बोलेंगे कि न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, फिर से डाइन आ जाएगा, बराबर है। ओके, सेकंड की जगह पे सेकंड ही रहेगा, और मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, जो ऐसा यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको अगर मैं सीजीएस में लिखता हूँ तो न्यूटन की जगह पे आ जाएगा डाइन। ओके,
सेकंड की जगह पे सेकंड ही रहेगा और मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ओके, तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों के पास एक रिलेशन है, वी से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। सही है क्या नहीं? ओके, यस। तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन है, तो मैं बोलूंगा 1 डाइन कितना हो जाएगा, तो 10⁵ इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके, यस। तो ये जब LHS के डिनोमिनेटर में जाएगा तो 10⁵ को जब मैं न्यूमरेटर में लूंगा तो वो हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन। ओके, ये क्लियर है? सो 1 डाइन इज वॉट, 10⁻⁵ न्यूटन। ओके, लेट अस से दिस इज रिजल्ट नंबर 1। अच्छा, ये भी आपको पता है 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यस। अब मैं क्या करता हूँ, ये साइड का एरिया यूज कर लेता हूँ। ओके, यस। तो अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, या फिर ये साइड पे लिख लेता हूँ मैं। ओके, तो बेसिकली 1 मीटर स्क्वायर हमें मिला है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा ये 10⁴ इधर चला जाएगा, इट विल बिकम 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा होगा सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक, उसको मैंने बोल दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ, यानी अभी जो भी वर्क हम लोग करेंगे वो ये लाइन के बाउंड्री में ही करेंगे। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली वी से 1 पॉइस इज वॉट, 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 पॉइस इज इक्वल टू, ओके, 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 डाइन जो रहेगा हम लोग बोलेंगे फ्रॉम रिजल्ट 1 डाइन इज वॉट, 10⁻⁻⁵ न्यूटन। सेकंड वैसा ही रहेगा, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, इट इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा इट विल बिकम 10⁻⁴। ओके, और मैं बार बार बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि a⁻m अपॉन a⁻n लॉ ऑफ इंडाइसेस इट इज गोइंग टू बी a⁻m-n। ये बाबा ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक और रिलेशन है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। ओके, ये भूलना नहीं आप लोगों ने। और एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है a⁻m होल रेस टू n इज a⁻m इंटू n। तो फिजिक्स में हम लोग कंटिन्यूसली ये यूज करते रहते हैं। ओके, तो बेसिकली जब ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बिकम m माइनस n, यानी दिस विल बिकम 10⁻⁻⁵ -4 माइनस साइन और माइनस ऑफ वॉट, -4, तो वो हो जाएगा +4। ये आपको आ रहा है समझ में, ये इस तरह से हो जाएगा माइनस ऑफ -4। ठीक है, यस। और ये एक बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं हम लोग। ओके, यस। तो ये हो गया आपका इसका 10 का पावर। ओके, और यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली ये आपको क्या मिला, दिस इज नथिंग बट -5 10⁻⁻⁵ +4 Newton second per meter square. This is what 1 poise. We'll say 1 poise is nothing but equal to 10⁻⁻1 Newton second per meter square. Okay. अब ये ध्यान में रखना, ये 10⁻⁻1 इधर जाके क्या हो जाएगा, LHS पे जाके 10⁻+1 हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा 1 Newton second per meter square is equal to what, 10 poise. Okay. Yes. तो ये हुआ SI सिस्टम से CGS सिस्टम पे जाने का तरीका। ओके, ये रिलेशन मैं यहाँ पे भले ही चाहिए तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस। ठीक है, यस। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में तो उन्होंने सॉल्व करके नहीं दिया है, डायरेक्टली रिलेशन दे दिया है, बट आपने इसको क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है। ठीक है, यस। कोई डाउट होगा तो ग्रुप पे क्या है प्लीज पूछना है। ओके, और मेरे ख्याल से ग्रुप पे बहुत सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, यस, तो पहले काफ़ी एक्टिव थे, अभी उन लोगों के क्वेश्चंस बहुत कम हो गए। ठीक है, तो अपना मोमेंटम हम लोगों को लूज नहीं करना है। ओके, स्पेशली फिजिक्स को लेके, ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, यस। एनीवे, तो एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक पे जाते हैं, तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, द CGS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पॉइस एंड द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो वो हम लोगों ने निकाल दिया है,
1 Newton/सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 10 वॉइस। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है उन्होंने, तो जो कंसेप्ट ऑफ ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स है ना क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से ओके शिफ्ट होता है तो बेसिकली ड्रैग फोर्स क्यों क्रिएट होता है, ठीक है। यस, तो ये उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको बाद में रीड कीजिए। मैं अभी भी आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ओके। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। या फिर मैं इसको ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम के रिलेटेड भी बताना चाहूंगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब ग्राउंड के ऊपर चलते हैं तो हम लोग हमारा फीट रखते हैं, ठीक है, और हम लोग एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो जब हम लोग हमारा फीट रखते हैं तो ग्राउंड का मास तो बहुत ज्यादा है, तो अर्थ या ग्राउंड वो तो पीछे हिलेगा नहीं, तो पूरा का पूरा मोमेंटम इस तरह से होता है, ओके, कि हमारी बॉडी क्या होती है, आगे शिफ्ट होती है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके यस, तो ये सपोज ग्राउंड है और ये हम लोग चल रहे हैं, ओके। तो चलते वक्त क्या होता है, पूरा का पूरा मोमेंटम हमारा जो बॉडी का रहता है, ओके, तो बॉडी को क्या करता है, आगे लेके जाता है, ओके यस। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग वॉकिंग करते हैं तो ग्राउंड पीछे शिफ्ट नहीं होता है, हम लोग आगे शिफ्ट होते हैं। ये आपको क्लियर है? ओके यस। अब मैं इसके जगह पे ऐसे बोलता हूँ, ओके, कि सपोज हम लोग चल रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, ओके, लाइक दिस, और ये केस में क्या हो गया कि यहाँ पे एक रोलर स्केट आ गया। रोलर स्केट पता है सब लोगों को, ओके, और हम लोगों का नजर नहीं पड़ा उसके ऊपर। अब मेरा पैर क्या हो गया, गलती से वो रोलर स्केट के ऊपर पड़ गया। अब रोलर स्केट के ऊपर पड़ने के बाद क्या होगा, जो मेरा मोमेंटम है, मुझे क्या है, मैं आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन वो जो रोलर स्केट है वो तो ग्राउंड की तरह फिक्स नहीं है। तो रोलर स्केट क्या होगा, पीछे की तरफ होगा और मेरी बॉडी आगे की तरफ होगी, ओके। और ऐसे इसमें ये भी हो जाता है कि कभी कभी हम लोग गिर भी जाते हैं, ओके। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि ग्राउंड फिक्स है तो वहां पे पूरे बॉडी का जो मोमेंटम है वो बॉडी को ही ट्रांसफर होके हम लोग पूरी तरह आगे जाते हैं। लेकिन अगर मेरे नीचे कोई ऐसा सरफेस है जो स्लिपरी है, रोलर स्केट की जगह पे ऐसा सोचो, ओके, कि ग्राउंड के ऊपर क्या है, थोड़ा सा ग्रीस या ऑयल लगा हुआ है, तो भी हम लोग क्या हो गए, हम लोग स्लिप हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पैर तो हम लोग आगे रखते हैं, लेकिन जब हम लोग ओके बॉडी को आगे लेके जाना चाहते हैं, ओके, तो बॉडी से मोमेंटम किसको ट्रांसफर होता है, वो जो फिल्म है ऑयल का, ओके, उसको ट्रांसफर होता है और हम लोगों का पैर क्या होता है, सटकता है, ओके। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जब हम लोग बोट में से निकलते हैं, ओके यस, तो जब बोट में से निकलते हैं तो क्या होता है कि जब हम लोग बाहर कदम रखते हैं तो हम लोग आगे की तरफ जाते हैं और बोट पीछे की तरफ जाती है। ये आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा अगर आपने बोटिंग की है कभी, ओके, तो बोट के बाहर जब आप निकलते हैं, ओके, आप आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं, ओके, यानी आप ग्राउंड के ऊपर कदम रखते हैं और बोट पीछे की तरफ जाता है, ओके। अब एग्जैक्टली आपको ये कंसेप्ट, ओके, इन केस ऑफ फ्लूइड्स लगाना है, ओके यस। तो ये जो कंसेप्ट है माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ विस्कोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंसेप्ट ऑफ ड्रैग फोर्स, ओके, एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम समझ में आया है? ये लास्ट वाला जो एग्जांपल मैंने बोला है ना, उसको ध्यान में रखो। जब आप बोट में से बाहर निकलते हैं, ओके यस, तो बोट अर्थ की तरह तो फिक्स नहीं है, ओके यस, पानी के अंदर रहती है। हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं बोट क्या होती है, पीछे की तरफ आती है। आई होप ये क्लियर है। अब हम लोग ये एक बार रीड कर लेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ विस्कोसिटी। नाउ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन एज फॉलोज। Consider the laminar flow between plates X and Y as shown in the figure. Okay. अब उसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, प्लेट X is stationary and plate Y is moving with velocity v naught. Okay, या v0. Okay. तो ये प्लेट X है और ये प्लेट Y है. Okay. ऐसा समझ लो कि प्लेट X यानी क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि कैनल का बेस है, ओके। कैनल समझ में आ रहा है आप लोगों को, इरिगेशन के लिए जो यूज होता है, तो जो कैनल का बेस है वो प्लेट X है। उसके ऊपर फिर क्या है, हम लोग बोल रहे हैं ओके पानी है, फ्री फ्लोइंग वाटर है, ओके, बहुत ज्यादा भी वेलोसिटी के साथ फ्लो नहीं हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है यस। तो जैसे हम लोग विंटर्स में देखते हैं जो पानी का फ्लो रहता है वो बहुत ज्यादा भी नहीं रहता है, ओके यस। तो ऐसे उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, एक वुडन प्लैंक डाल दिया। ये पूरा जो फिजिक्स है ना वो इमेजिनेशन का खेल है, ओके। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, इमेजिन करो एक कैनल है जो ठीक ठाक भरा हुआ है और वो फ्रीली पानी क्या हो रहा है, उसमें फ्लो हो रहा है। तो उसका जो बेस है वो हो गया प्लेट एक्स। अब जो उसका टॉप मोस्ट लेयर है उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक वुडन प्लैंक डाल दिया। अब वुड होने के कारण क्या होगा, वो प्लैंक जो रहेगा वो ऊपर ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे तैरेगा, या ऊपर ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इट विल फ्लोट। तो इट विल फ्लोट विद वॉट, मूविंग वाटर।
तो ऐसा समझ लो ये जो प्लैंक है दैट इज व्हाट प्लेट वाई। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बोलेंगे प्लेट वाई एंड प्लेट एक्स के बीच में हम लोग 3 लेयर कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो दीज लेयर आर ओके ए बी एंड सी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, और ये जो ए बी सी की जो वेलोसिटी है तो उसमें जो ए है वो सबसे नीचे है, तो उसकी वेलोसिटी v माइनस डी वी है। फिर हम लोग जब प्लेट बी पे जाते हैं तो ए और बी के बीच में का जो डिस्टेंस है लेटेस्ट से मैंने उसको बोल दिया dx। तो जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। देखो आप ऊपर की तरफ जाते हो ना तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, लेकिन नीचे की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये ध्यान में रखो। सो इफ यू ट्रैवल अ डिस्टेंस dx अपवर्ड्स वेलोसिटी विल राइज। तो ऐसे केस में अगर आप dx ऐसा कंसीडर कर रहे हो कि यू आर मेजरिंग इट फ्रॉम बॉटम तो dv बाई dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये ध्यान में रखो। ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट नेगेटिव कब होता है, तो जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, तो जब आप ए से बी जाओगे वेलोसिटी बढ़ जाती है और v माइनस डी क्या बन जाता है, v। सिमिलरली आप जब बी से सी जाओगे तो अगेन वेलोसिटी dv वैल्यू से बढ़ जाएगी। ओके, आई होप ये क्लियर है। मैं आपको यहाँ पे भी बना के दिखा देता हूँ। ओके, तो इसको मैंने क्लियर कर लिया। ये 3 लेयर दिए हुए आपको लाइक दिस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लेयर ए, दिस इज लेयर बी एंड दिस इज लेयर सी। ओके, तीनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे फर्क क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि ये जो फ्लूइड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये कैसे टाइप का फ्लूइड है, तो हम लोग बोलते हैं रेगुलर फ्लूइड है। ओके, और रेगुलर फ्लूइड में हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट रेगुलर फ्लूइड, यानी क्या रियल फ्लूइड। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आइडियल फ्लूइड होता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें जो विस्कोसिटी रहता है, ओके यस, तो उसका इफेक्ट क्या रहता है, बहुत मिनिमम रहता है। ओके यस, कुछ केस में हम लोग उसको निग्लिजिबल भी कंसिडर करते हैं, बट अभी हम लोग प्रैक्टिकल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं। हम लोग बोलेंगे जैसे आप dx ऊपर जाओगे, ओके, तो सपोज इसका वेलोसिटी v माइनस डी था, तो यहाँ पे वेलोसिटी बन जाएगा v, और वापस dx ऊपर जाओगे तो ये बन जाएगा v प्लस डी। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रहेगा, इट विल बी dv बाय dx। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, एक और बात मुझे आपको बतानी थी, ये आप लोगों ने नोट करना है। सीईटी में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइन द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, मैं बोलूंगा दैट विल बी डायमेंशन ऑफ dv अपॉन डायमेंशन ऑफ dx। ओके, बहुत कम टाइम लगेगा। डायमेंशन ऑफ dv इज व्हाट, इट इज l1 t माइनस 1। ओके, एंड डायमेंशन ऑफ dx इज व्हाट, l1। तो ये बस आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा L1 L1 तो कैंसिल हो गया, इट विल बी L0 M0 T माइनस 1। ठीक है, एनीवे विल कम बैक टू द मेन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि the velocity of fluid is equal to what, mean velocity of the molecules contained in that layer। okay, तो अब मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। ओके, लेट अस से जितने भी मॉलिक्यूल्स लेयर सी में है, ओके यस, यहाँ पे आपके सामने 3 लेयर है, जितने भी मॉलिक्यूल्स लेयर सी में है सबकी वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस डी वी। जितने भी मॉलिक्यूल्स लेयर बी में है उनकी वेलोसिटी क्या होगी, इट विल बी v। अब जो सी और बी के बीच में है, ओके, तो सी और बी के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स है तो हम लोग बोलेंगे उनकी जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है इट विल लाई समवेयर बिटवीन व्हाट, v प्लस डी वी, ओके, एंड v। तो जो हम लोग बोलेंगे लेयर सी के एकदम क्लोज है तो उनकी वेलोसिटी v प्लस डी वी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं टूवर्ड्स लेयर बी तो उनकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि बी और सी के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ कंसेप्ट ऑफ मीन वेलोसिटी। ओके, और मीन वेलोसिटी हम लोग, ओके, एक और टॉपिक है आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, उसमें भी हम लोग ये कंसेप्ट डिटेल में सीखने वाले हैं। ओके, बट एनीवे यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। ओके, so consider two adjacent layers B and C. The velocity of the fluid is equal to the mean velocity of the molecules contained in that layer. Okay, ये clear है ये statement आप लोगों को। So overall total fluid की velocity क्या रहती है, जो mean velocity रहती है, okay, yes, of all the molecules in that layer. Thus the mean velocity of the molecules in the layer B is v, okay, while the molecules in the layer C have a slightly greater velocity, that is v plus dv। यहाँ तक clear है। Now, as you will learn in the next chapter, each molecule possesses a random velocity whose magnitude is usually larger than that of mean velocity. Okay, yes.
तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअली ट्रांसफर्ड इन लार्ज नंबर बिटवीन दीज टू लेयर्स। ओके, अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? okay? तो इसका मतलब ये है कि लेयर बी जो है, ओके, और लेयर सी जो है, तो लेयर सी की वेलोसिटी ज्यादा है। अब लेयर सी और लेयर बी के बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ओके, जिनकी वेलोसिटी बी से ज्यादा होने वाली है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो आगे की तरफ जाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे लेयर, ओके, सी एंड लेयर बी के बीच में काफी सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? ओके, इसका डायग्राम में हम लोग कैसा डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं? तो ये लेयर बी के मॉलिक्यूल्स हैं, okay, वो कुछ इस तरह से फ्लो हो रहे हैं। लेयर बी नीचे की तरफ है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये लेयर बी के मॉलिक्यूल्स है, ये लेयर सी के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इनके बीच में बहुत सारे ऐसे रैंडम मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, जिनकी वेलोसिटी, ओके, या फिर इसको मैं बी मीन बोल देता हूँ, मीन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन व्हाट, ओके, तो मैं बोलूंगा इट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लेयर बी, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, बी। ओके, तो मैं बोलूंगा ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एज कंपेयर टू बी वो आगे की तरफ जाएंगे। ओके, ये वही एग्जांपल हो गया कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चल रहे हो, ठीक है, यस, तो मैं बोलूंगा कि सपोज ये वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v प्लस डी बी है और नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी v है। ओके, सपोज मैंने v को जीरो कर दिया, तो ये ऊपर वाला v भी क्या हो जाएगा, जीरो। इमेजिन करो, ओके, लेकिन मैं बोलूंगा ऊपर की लेयर को स्टिल सम वेलोसिटी विल बी अचीव्ड। वापस बता रहा हूँ, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी v है, ऊपर वाली की v प्लस डी बी है। सपोज मैंने v को जीरो कर दिया, तो ऊपर वाला v भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन स्टिल विल से देयर इज सम वेलोसिटी, ओके, विच इज देयर फॉर द लेयर सी। ये आपको क्लियर हुआ है क्या? ओके, इसका मतलब क्या है, वो लेयर जो है एज कंपेयर टू लेयर बी मूव होते ही रहेगी। और हम लोग बोलेंगे सिमिलरली बी एंड सी के बीच में या सी एंड बी के बीच में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, दे विल कीप ऑन फ्लोइंग। ओके, आई होप आपको आया समझ में। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और ये जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी है उसके वजह से क्या होता है, दोनों लेयर्स के बीच में मॉलिक्यूल्स फ्लो होते रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द एवरेज द मॉलिक्यूल्स पासिंग फ्रॉम लेयर सी टू लेयर बी will be moving too fast for their new layer by an amount dv and will slow down as result of collisions with the molecules in layer b. Okay, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ये जो लेयर सी और लेयर बी है, ओके, इसके बीच में एक न्यू लेयर फॉर्म होगी। और वो जो न्यू लेयर है तो उसका हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि उसका ओवरऑल जो वेलोसिटी है इट इज ग्रेटर देन व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन लेयर बी। ओके, अब वो जो वेलोसिटी है, जो ज्यादा वाला वेलोसिटी है, उसको हम लोग लेटर से डीबी बोल देते हैं। okay? एक हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, लेटर से इट इज डीबी। तो जब ये लेयर सी एंड लेयर बी के बीच में मॉलिक्यूल्स जब फ्लो हो गए, ओके, तो लेयर बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ये आप समझ पा रहे हो क्या? ओके, एकदम सिंपल बात है। ठीक है, कि अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे फ्रिक्शन का कंसेप्ट है, मैं ये वाला जो सरफेस है, ओके, अपर सरफेस इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, लोअर सरफेस, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन। ओके, लेकिन मॉलिक्यूल्स के केस में हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल है कि इनफैक्ट वो एक दूसरे में, ओके, कहाँ ना कहाँ मिक्स होके वो कोलाइड भी हो गए। और जब वो कोलाइड हो गए, ओके, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने, ओके, वो कोलिशन के टाइम पे, ओके, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं दे विल लूज सम ऑफ देयर मोमेंटम। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है? and when they will lose some of their momentum, okay, yes, we'll say, okay, they will lose their what, velocity. Okay, now losing their momentum यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे they will transfer their momentum to the molecules which are below। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला हुआ है। ओके, the result is transfer of momentum from faster moving layer C to their neighboring slower moving layers such as B and thus eventually to the plate X. Okay, yes, तो हम लोग बोलते हैं कि जब ऊपर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहे हैं एज कंपेयर टू द लोअर मॉलिक्यूल्स, ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। ओके, तो ऊपर की जो लेयर है, ओके, तो वो अपना मोमेंटम नीचे वाले लेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एंड इवेंचुअली हम लोग ऐसे बोल रहे हैं फ्रॉम प्लेट वाई
मोमेंटम किसको ट्रांसफर हो रहा है, प्लेट एक्स, ओके, वो उन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है। Just see the overall result is what transfer of momentum from plate y to plate x. Okay, yes, इसको भी मैं highlight कर देता हूँ. The overall result is transfer of momentum from plate y to plate x. अब इसमें एक और important बात है. Okay, if there are no external forces applied, this momentum transferred would reduce the speed of plate y to 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा, ओके, कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट अस से मैं फुटबॉल और ग्राउंड का एग्जांपल लेता हूँ। फुटबॉल प्लेन ग्राउंड के ऊपर आपने क्या किया, उसको एक बार फोर्स अप्लाई कर दिया, अब वो फुटबॉल क्या होते रहेगा, रोल होते रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका जो मोमेंटम है वो ग्राउंड को लूज होते जाएगा, ये समझ में आ रहा है, और एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इट विल कम टू रेस्ट, ओके, यस। लेकिन वही अगर ग्राउंड जो है उसका स्लोप डिक्लाइनिंग है तो फुटबॉल कंटिन्यूसली मूव होते रहेगा, क्यों, तो हम लोग बोलेंगे उस पर कुछ तो फोर्स है, ओके, सम कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, यस, along the surface which is keeping it what moving, ओके। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक फुटबॉल क्या करते हैं, उसको रोल करते हो तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ओके। ये क्यों रुकता है, तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन की वजह से रुकता है, मैं बोलूंगा ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से या लॉस ऑफ मोमेंटम की वजह से, ठीक है, यस। यानी जहां पे भी हम लोग बोल रहे हैं कुछ फ्रिक्शन हो रहा है या लॉस ऑफ मोमेंटम हो रहा है, तो ऊपर वाली लेयर या फिर ऊपर वाला जो हम लोग बोल रहे हैं जो फुटबॉल है विच इज ऑन द ग्राउंड, वो अपना मोमेंटम लूज करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जो ऊपर का प्लेट वाई है, ओके, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है ताकि कंटिन्यूसली उसको मोशन देते रहे हम लोग, ओके, यस। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट वाई इज 0, ओके, यस, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यस द प्लेट वाई विल लूज ऑल द वेलोसिटी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, प्लेट एक्स। इसका रीजन क्या है, तो कंटिन्यूसली मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है ग्रेजुअली फ्रॉम प्लेट वाई टू प्लेट एक्स। ये क्लियर हुआ आपको, ओके। इसको वापस एक बार आप लोग है ना, ओके, जो बोलते हैं ना, रिवाइंड करके वापस एक बार देखो, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके ऊपर आपको गिव रीजंस के क्वेश्चंस आते हैं, ओके, यस। और अभी इवेंचुअली हम लोग किस पे जाने वाले, देखो, ओके। सो reduction in the velocities of the molecules in the direction of laminar flow is due to the fact that the directions after collisions are random. अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब ऊपर के मॉलिक्यूल्स, ओके, नीचे के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड हो रहे हैं या मिक्स हो रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं एक रैंडमनेस आ जाता है, एंड ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं, वो पर्टिकुलर लेयर की वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये पॉइंट आपको आया समझ में, ओके, यस। नाउ दिस रैंडमनेस इज टू बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 3, okay, results in an increase in the thermal energy of the fluid at the cost of its macroscopic kinetic energy, that is the process is dissipative or frictional, okay। तो यही हम लोग कब से बात कर रहे हैं, जो फ्लो ऑफ लिक्विड है, okay, जहां पे मैं उसको लेयर्स में डिवाइड कर रहा हूँ, okay, it is giving result to what, loss of momentum या ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम अपर लेयर टू what, लोअर लेयर। अब ऐसे प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं कि ओवरऑल जो एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मैटर, ओके, या फिर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एज होल, तो हम लोग बोलते हैं वो काइनेटिक एनर्जी का कंटिन्यूस क्या होता है, लॉस होता है, एंड बहुत बार वो जो काइनेटिक एनर्जी है, ओके, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, थर्मल एनर्जी, बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, ओके, यस। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ये किसकी वजह से होता है, तो हम लोग बोलते हैं रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, एंड ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। तो इसलिए हम लोगों ने बोला द प्रोसेस इज व्हाट, डेसिपेटिव, यानी जहां पे एनर्जी लॉस हो रहा है, और फ्रिक्शनल। इन लिक्विड्स देयर इज एन एडिशनल स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन एडजेसेंट लेयर्स ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट डिस्टिंग्विश लिक्विड फ्रॉम गैसेस। ये एकदम स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं इन केस ऑफ लिक्विड्स, दे आर मच ग्रेटर देन व्हाट, गैसेस। अभी हम लोग फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड्स में कोहेसिव फोर्सेस तो एकदम डोमिनेंट रहता है, इसलिए सॉलिड्स का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर शेप रहता है, स्टेट रहता है, ओके, साइज रहता है, और वो डेफिनाइट उनका जो भी रहता है ना, हम लोग बोलते हैं कि एक ओरिएंटेशन रहता है सॉलिड्स में। लेकिन लिक्विड्स में क्या है, लिक्विड फ्लो होता है, बट इस तरह से नहीं कि रैंडमली मॉलिक्यूल्स कहाँ पे भी मूव हो रहा है, ओके, उनका आपस में क्या रहता है, एक बॉन्ड रहता है और एक रिलेटिव मोशन होता है, ओके, यस। इसलिए हम लोग बोलते हैं लिक्विड्स में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, गैसेस में ऐसा नहीं है, गैसेस एकदम केओटिक रहती है, रैंडम ऑर्डर रहता है गैसेस में, ओके, और हम लोग बोलते हैं टेक्स व्हाट, द साइज ऑफ द कंटेनर और द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ओके। सो एज कंपेयर टू गैसेस हम लोग बोलते हैं जो लिक्विड्स है
लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्सेस क्या रहते हैं, और ज्यादा रहते हैं. ओके, यस. As a result, there is transfer of momentum from faster moving layers to slower moving layers, and this transfer of momentum results into what? Viscous drag. Okay? Yes, यानी अगर ऊपर की लेयर मोमेंटम लूज कर रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है. ओके, डेफिनेटली कोई ना कोई, देखो एक बात ध्यान में रखो, न्यूटन के जो 3 लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं. पहला वाला लॉ क्या है? A body continues to be in a state of rest or uniform motion unless it is acted upon by an external unbalanced force. तो एक बॉडी या एक पार्टिकल अपनी वेलोसिटी क्यों लूज करेगी, ओके, या वेलोसिटी कब गेन करेगी, ओके, जब उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट होता है. वरना वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. यहाँ पे जो ऊपर की लेयर है, इट इज लूजिंग इट्स वेलोसिटी. व्हेन इट इज लूजिंग इट्स वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इटसेल्फ इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है. अच्छा, ये लूज कर रही है वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? द फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द विस्कस ड्रैग फोर्स. ओके, आई होप अभी आपको समझ में आया है द कंसेप्ट ऑफ विस्कस ड्रैग फोर्स बेस्ड ऑन व्हाट? द मॉलिक्यूलर थ्योरी. ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, फाइन. नाउ इसके बाद जो कंसेप्ट दिया हुआ उन्होंने, ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है. ओके, जैसे हम लोगों ने देखा था कि सरफेस टेंशन जो है, ओके, तो सरफेस टेंशन एक ऐसा पैरामीटर है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है. कि इन केस ऑफ लिक्विड्स हम लोगों ने देखा था, जब आप ओके लिक्विड को हीट कर रहे हो, उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हो, तो उसका सरफेस टेंशन कम होता है. लेकिन वही लिक्विड्स में देयर आर सर्टेन केसेस ऑफ व्हाट? ओके, तो हम लोग बोलते हैं मोल्टन कॉपर या कैडमियम. तो वहां पे अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वहां पे अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है? बढ़ता है. तो हम लोगों ने देखा है लिक्विड्स में 2 केसेस हैं कि जहाँ पे लिक्विड का टेम्परेचर राइज हुआ तो कुछ केसेस में सरफेस टेंशन क्या होता है? घटता है. और कुछ केसेस में सरफेस टेंशन क्या होता है? बढ़ता भी है. सिमिलरली हम लोग बोलते हैं इन केस ऑफ फ्लूइड्स, ओके, यस, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ फ्लूइड्स में विस्कोसिटी क्या होती है? बढ़ती है, और कुछ फ्लूइड्स में विस्कोसिटी घटती है. अब मोस्टली हम लोग बोलते हैं लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी है वो घटती है. ओके, यस, या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू क्या होता है? कम होता है. लेकिन गैसेस के केस में हम लोग बोलते हैं ड्यू टू टर्बुलेंस एंड मॉलिक्यूलर केओस विस्कोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है. ओके, यस, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग. फॉर मोस्ट लिक्विड्स द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और मार्क कर लेता हूँ. ओके, आप लोगों ने भी मार्क करना है या फिर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है. It probably depends on the fact that higher temperature the molecules are farther apart and the cohesive forces or the intermolecular forces are therefore less effective. Okay, in case of liquids ये आपको ध्यान में रखना है. Okay, viscosity का मेन रीजन क्या है? cohesive forces. अच्छा, अब क्या हो रहा है? जब आप लिक्विड्स को हीट कर रहे हो तो हम लोग बोलते हैं हर एक मॉलिक्यूल को क्या मिलती है? थर्मल एनर्जी विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो मॉलिक्यूल्स के बीच में का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है. अब जब रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रिलेटिव मोशन है, ओके, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में का क्या हो जाता है? और इंक्रीज हो जाता है. कोहेसिव फोर्सेस जो है उनका इफेक्ट क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है. और जब कोहेसिव फोर्सेस का इफेक्ट कम होता है तो विस्कोसिटी का भी इफेक्ट क्या होता है? कम हो जाता है. ठीक है, यस. उसके बाद हम लोग बोलेंगे whereas in gases the coefficient of viscosity increases with increase in temperature. This is because at higher temperature the molecules move faster and collide more often with each other, giving rise to increased internal friction. अब देखो गैसेस में उल्टा हो रहा है. गैसेस में जब आप और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैसेस में कोहेसिव फोर्सेस का कंसेप्ट है ही नहीं. बट गैसेस में हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर केओस, द रैंडमनेस इन द गैसियस मॉलिक्यूल्स. तो हम लोग बोलते हैं जब वो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये रैंडमनेस जो है वो बहुत बढ़ जाता है. ओके, यस, केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट है जो आप सीखने वाले हो एंट्रोपी का. ओके, यस, तो जब आप वो सीखोगे तो एक बार मुझे रिमाइंडर देना है. ओके, मैं वापस ये आपको टॉपिक बताऊंगा. ओके, तो हम लोग बोलते हैं जो डिसऑर्डर है, ओके, वो डिसऑर्डर जो है वो गैसेस के अंदर क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है. ठीक है, यस. तो फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि जब डिसऑर्डर बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? और ज्यादा कोलाइड करते हैं. और हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में जो फ्रिक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. ओके, और ऐसे केस में भी से द ओवरऑल विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन केस ऑफ गैसेस इंक्रीजेस. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट भी दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं. ओके, सो एयर, वाटर, मशीन ऑयल. ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस
ओके, उन्होंने दिया हुआ है वैल्यू, इट इज 0.017 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, 40 डिग्री सेल्सियस पे जो विस्कोसिटी वो बढ़ गई है, वो हो गई 0.019 इंटू 10⁻³ ओके। वाटर के केस में हम लोग बोलेंगे एट 20 डिग्री सेल्सियस द विस्कोसिटी इज 1 इंटू 10⁻³, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ओके, जब बॉइलिंग प्रोसेस जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे केस पे हम लोग बोलते हैं द विस्कोसिटी बिकम्स लिटरली 1/3 ओके, इन्हें हो जाती है 0.3 इंटू 10⁻³, या आप 1/3 बोलने से अच्छा ऐसे बोल सकते हो 30% पे आ सकती है ओके। यस, और मशीन ऑयल यानी जो हम लोग बोलते हैं इंजन ऑयल है, जो लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है ओके, तो इट इज एट 16 डिग्री सेल्सियस इट इज 0.113 इंटू 10⁻³ एट 38 डिग्री सेल्सियस ओके। यस, इट बिकम्स व्हाट, सो इट इज 0.034 ओके। तो लिक्विड्स में आप देखो विस्कोसिटी घटती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन गैसेस में विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है ओके। ये क्लियर है, इसके ऊपर भी गिव रीजन आता है आपको ओके, ये एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ ठीक है। यस, एनीवे आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज व्हाट, स्टोक्स लॉ ओके। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस कंसेप्ट लेट मी टेल यू, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, स्पेरिकल बॉडी। और कौन से स्पेरिकल बॉडीज ओके, या फिर मैं बोलूँगा ऐसी बॉडीज जिनका शेप क्या है, स्पेरिकल है या वो स्पीयर के फॉर्म में ओके। तो जब ऐसी बॉडीज ओके कोई विस्कस मीडियम में मूव हो रही है, अब इसका एग्जांपल क्या है, तो इमेजिन करो ओके। यस, एक बकेट है जिसमें मैंने क्या किया है, फ्लूइड भर के रखा हुआ है ओके, लिक्विड भर के रखा है कोई भी। अब उसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, एक बॉल बेरिंग क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। अब जब वो बॉल बेरिंग उसमें गिरेगी तो हम लोग बोलेंगे कि उसके ऊपर n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होंगे, जैसे उसका खुद का वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन ओके। यस, या फिर मैं बोलूँगा उसके ऊपर फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट होगा, बॉयंट फोर्स ओके। लेकिन उसके साथ एक और फोर्स एक्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस ड्रैग फोर्स, या जिसको फोर्स ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं ओके। तो वो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी वो स्पेरिकल बॉडीज पे एक्ट जब होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है या उसका वैल्यू कितना होगा ओके। तो वो निकालने के लिए हमारे पास क्या है, स्टोक्स लॉ ओके। यस, अभी ये जो डायग्राम दिया हुआ है ओके, तो ये डायग्राम थोड़ा सा क्या है, इसमें गलती है ओके। इसमें ऐसा बताया हुआ है कि एक स्पेरिकल बॉडी है ओके। अब ये स्पेरिकल बॉडी जो है ओके, तो उन्होंने बोला हुआ है इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ओके। यस, तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है उसका डायरेक्शन उन लोगों ने गलत बताया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये कैसा होगा। तो इमेजिन करो कि ये जो आजू बाजू है पूरा क्या है, एक मीडियम है, लेटर से वाटर है ठीक है। यस, अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसके अंदर एक स्पेरिकल बॉडी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेटर से एक स्पेरिकल बॉडी मैंने ड्रॉप कर दी। अब ये जो स्पेरिकल बॉडी है ओके, उसका वेट नीचे के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, W इक्वल टू mg ओके। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो नीचे जाएगा। जब वो नीचे ट्रैवल कर रहा है तो उसको एक वेलोसिटी अटेंड हुई है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, fv। तो हम लोग बोलेंगे जब ये नीचे जाएगा तो सी, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर इज मूविंग इनसाइड द लिक्विड, तो हम लोग बोलेंगे कि देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन व्हाट, द लेयर्स ऑफ लिक्विड या लेयर्स ऑफ फ्लूइड एंड द सॉलिड। तो अगर ये सॉलिड नीचे की तरफ जा रहा है तो जो फ्लूइड है वो इस तरह से जाएगी, या फ्लूइड के जो लेयर्स हैं उनका रिलेटिव मोशन इस तरह से होगा। ये आपको समझ में आ रहा है? इसको आप फ्लो लाइन की तरह भी कंसिडर कर सकते हो ठीक है। यस, तो इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ ओके। इमेजिन करो एक स्पेरिकल क्या है ओके, मैं ऐसा बोलूँगा स्पेरिकल रॉक है और वो मैंने नदी में रख दिया है। तो नदी जो है वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रही है लाइक दिस। अब देखो हम लोगों ने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज कर दिया है ओके। यस, तो अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ओके, नदी जो है वो ऐसी फ्लो हो रही है ओके। यस, तो ये मैंने नदी के फ्लो का डायरेक्शन बताया हुआ है, नदी है ना रिवर ओके। सो रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ओके, और ये स्पेरिकल रॉक मैंने रिवर के अंदर रखा हुआ है ओके। यस, अब मैं क्या बोलूँगा ओके, जो स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन या फिर मैं ऐसा बोलूँगा फ्लो लाइन्स इस तरह से ओके, ये आपको आया समझ में। लेकिन अभी ओरिजिनल केस पे चले जाते हैं, तो इमेजिन करो ये जो स्टोन है वो नीचे की तरफ गिरता है, तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो इस तरह से रहेगी ठीक है। तो ये हो गया v, वेलोसिटी ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। ये जो लाइंस बताई मैंने ओके, तो मैं इसको बोल देता हूँ रिलेटिव फ्लो लाइंस। रिलेटिव फ्लो लाइंस इसलिए बोला है मैंने ओके, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मीडियम कांस्टेंट है या मीडियम फ्लो नहीं हो रहा है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है, रिलेटिव फ्लो लाइंस ओके।
या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और उसके आजू बाजू से क्या हो रहा है, ओके, उसके आजू बाजू से मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली मीडियम फ्लो हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रिवर और उसके अंदर एक स्पेरिकल स्टोन, दोनों ही केसेस आपको आए समझ में, ओके। दोनों ही केसेस में मैं बोलूंगा द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी विच एक्ट्स ऑन द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, वो किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो इट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर द मीडियम, ये आपको ध्यान में रखना है, यस। So basically it depends on the coefficient of viscosity of the medium. Next is radius of the spherical object. Okay, yes, this parameter. Okay, radius of the spherical object यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, this is r. Okay, and the relative velocity of the object with respect to what medium. Okay, ये आपको आ रहा है समझ में? तो object is moving in downward direction v. तो मैं बोलूँगा जो इसके ऊपर चाहिए, तो मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूँ, यानी आपको और क्लियर हो जाएगा, ओके। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इसकी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, वो ये डायरेक्शन में, तो मैं बोलूंगा जो विस्कस फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी इन व्हाट, ऑपोजिट डायरेक्शन। So this will be the viscous force Fv. Okay, so Fp is proportional to what? Eta into r into v. Okay, और जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते हैं तो हमको जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मिलता है वो मिलता है 6 पाई। तो हम लोग बोलते हैं दिस इज नथिंग बट स्टोक्स लॉ। द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट is given by a formula which is equal to what? 6 pi eta into r into v, where eta is coefficient of viscosity, r is the radius of spherical body, and v is the velocity of the body inside the medium. Okay, ये क्लियर है आप लोगों को? Okay, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ओके, एज पर द डायग्राम में ये बता रहा हूँ, अगर विस्कस फोर्स उन्होंने नीचे की तरफ दिखाया तो ऑब्जेक्ट कैसा मूव होना चाहिए? ऊपर की तरफ, ओके। ये नहीं ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है मीडियम के अंदर, तब जाके ये जो फ्लो लाइन्स है वो ऐसी है, ओके। आई होप ये क्लियर है। एनीवे ये हम लोग एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे लॉ दिया हुआ है, द विस्कस फोर्स एफ वी एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड इट्स वेलोसिटी v थ्रू द फ्लूइड एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके, यस। ये जो डायग्राम टेक्स्ट बुक का दिया है इसमें मैं इसको गलत क्यों बोल रहा हूँ कि अगर ये गिर रहा है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है उन्होंने? एक्टिंग और स्मॉल स्पीयर फॉलिंग थ्रू, ओके, यस। ये स्मॉल इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने बॉल बेरिंग का एग्जांपल लिया, ठीक है। सो स्मॉल स्पीयर फॉलिंग थ्रू, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो विस्कस फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? नीचे की तरफ नहीं रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ओके। यहाँ पे देखिए एक करेक्ट डायग्राम भी है, ओके, यस, प्लीज पे अटेंशन। तो हम लोग बोलते हैं ये विस्कस मीडियम है जो ब्लू कलर से लिखा है, ओके। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है? तो बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ओके। तो हम लोग बोलेंगे जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उसमें से एक फोर्स कौन सा है? विस्कस फोर्स, और एक फोर्स कौन सा है? अपथ्रस्ट, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर है, ओके। एनीवे, यस, तो ये क्या था आपका? दिस वाज बेसिकली स्टोक्स लॉ, ओके। एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, a steel ball with radius 0.3 mm is falling through a velocity 2 meter per second, okay, at time t through a tube filled with glycerin having coefficient of viscosity 0.833 newton second per meter square. अब देखो वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ओके, यस। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में दिया है, दोनों ऐसा ही यूनिट है, लेकिन जो रेडियस है वो mm में दिया है। तो सबसे पहले आपको रेडियस को क्या करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने वही दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 0.3 mm, उसको उन्होंने किया हुआ है 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके। देयरफॉर उन्होंने स्टोक्स लॉ लगाते हुए निकाला है रिलेशन f इज इक्वल टू व्हाट? 6 पाई ईटा इंटू r इंटू v। इसमें पाई का वैल्यू 3.142 सब्स्टिट्यूट किया, ईटा का वैल्यू डाला, आर का वैल्यू डाला, और सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज 9.422 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ओके। टेक्स्ट बुक के जो बीच के एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत सिंपल है, मैं आपको सॉल्व करके नहीं देने वाला हूँ। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल आया डेफिनेटली मैं आपको व्हाइट स्क्रीन के ऊपर उसको अच्छे से सॉल्व करके दूंगा, ठीक है, यस। और इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो तो हम लोग करने ही वाले हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये जितने भी जो बीच के न्यूमेरिकल्स है जो हम लोगों ने किए हुए, ओके, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग क्या करो, घर पे खुद से एक बार उसको सॉल्व कर लो, ठीक है।
आज हम लोग एक और कंसेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब जो ये टर्मिनल वेलोसिटी है ये भी स्पेसिफिक हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल बॉडीज के लिए ही। ओके, यस, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इमेजिन करो कि ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। ठीक है, यस, एक छोटी सी स्पेरिकल बॉडी है, लेट अस से बॉल बेरिंग। अब वो बॉल बेरिंग को क्या किया मैंने, ओके, हवा में ड्रॉप कर दी। अब क्या होगा, हम लोग बोलते हैं हवा की विस्कोसिटी कंपेरेटिवली क्या है, एयर की विस्कोसिटी बहुत कम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो बॉल बेरिंग है ये कंटिन्यूसली गिरते जाता है एंड ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है। ओके, अब इमेजिन करो कि ये बॉल बेरिंग जो है वो एक वेसल में एंटर करता है विच इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी ईटा। हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं जैसे ही वो वेसल में एंटर करता है, ओके, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होती है, ओके, कि इट कीप्स डाउन फॉलिंग, बट उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट होना है, ओके, यस, वो रुक नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि वो मीडियम में अटक जाता है, इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी। ओके, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो वो विस्कस मीडियम के अंदर ट्रैवल करता है, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी। अभी आप बोलोगे सर अगर बॉल या जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है वो जब गिर रहा था, ओके, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही थी, तो इमीडिएटली जब वो, ओके, लिक्विड के अंदर एंटर करता है या विस्कस मीडियम के अंदर एंटर करता है, तो ऐसा क्या होता है कि जो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी वो कांस्टेंट हो जाती है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, ओके, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या है, अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। नाउ दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये समझाने के लिए, ओके, मैं व्हाइट स्क्रीन यूज करता हूँ। तो ये व्हाइट स्क्रीन पे हम लोगों ने, ओके, एक ऐसा समझ लो कि एक स्पीयर लिया हुआ है। ओके, वो स्पीयर को हम लोगों ने, ओके, ब्लैक कलर से डिनोट किया हुआ है। अब वो जो स्पीयर है वो विस्कस मीडियम के अंदर एंटर तो कर चुका है। अब जैसे ही वो विस्कस मीडियम के अंदर एंटर किया तो हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ओके, पहला फोर्स क्या है, तो डब्ल्यू, विच इज इक्वल टू वॉट, एम जी। इट इज वेट ऑफ द स्पीयर इटसेल्फ। ओके, यस, अच्छा, जो वेट ऑफ स्पीयर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेट ऑफ स्पीयर इज नथिंग बट, ओके, मास। मास यानी क्या होता है, तो मास को मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इट इज डेंसिटी ऑफ द स्पीयर रो इनटू द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वी इनटू जी। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रो इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्पीयर, वी इज वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर इज वॉट, रेडियस ऑफ द स्पीयर। यहाँ तक क्लियर है। मैं बोलूँगा डब्ल्यू क्या हो जाएगा फिर, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। ओके, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब जो दूसरा वाला फोर्स ये स्पीयर के ऊपर एक्ट हो रहा है, ओके, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। हम लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा है द कंसेप्ट ऑफ बॉयंसी। और हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में जाता है, ओके, या फ्लूइड में जाता है, तो वो फ्लूइड को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। ओके, कितना डिस्प्लेस करता है, तो हम लोग बोलते हैं द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू व्हाट, द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जो पूरी तरह वो फ्लूइड के अंदर में। क्या आप लोग ये एग्री करते हो? ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक लोअर क्लासेस में भी सीखा है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट, ओके, यस, एक बीकर में डालते हैं और वो बीकर पहले से ही पानी से फिल्ड है, तो सपोज वो ऑब्जेक्ट अगर पूरी तरह अंदर गया तो हम लोग बोलते हैं वो जो वाटर लेवल है वो बीकर के अंदर वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। क्यों? हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्पीयर है। तो ये जो ऑब्जेक्ट जब हमारे लिक्विड के अंदर एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ओके, तो अगेन इफ इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर तो वो क्या हो जाएगा, 4/3
पाई आर क्यूब, बराबर है। और जब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इसका फिर ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड ऑल्सो गेट्स डिस्प्लेस्ड। ये तो कॉमन सेंस है। अगर सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है तो वो वॉल्यूम में क्या है, हम लोग बोलेंगे पार्टिकल्स है। और वो अगर पार्टिकल्स है तो उसको मास है, और अगर उसको मास है तो मैं बोलूंगा उतना वेट ऑफ लिक्विड क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा दिस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, मैं बोलूंगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे हम लोगों ने mg बोला था, ओके। यस, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड को मैं WL बोल देता हूँ। अब जो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है तो मैं क्या बोलूंगा, इट विल बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ओके। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड हम लोगों ने रो लिया है, डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड है उसको हम लोग क्या लेंगे, सिग्मा, ओके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया दिस इज गोइंग टू बी सिग्मा इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वो क्या रहने वाला है हमारा V। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सेम ही रहने वाला है, जितना ऑब्जेक्ट अंदर गया है उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा, ये तो कॉमन सेंस है, ओके। ये हम लोगों ने एकदम लोअर क्लासेस से भी सीखा है, वो क्रो का भी स्टोरी आप लोगों को याद होगा कि जो जार है उसके अंदर पानी कम रहता है, तो जो क्रो है वो क्या करता है, स्टोन्स पिक करता है और वो जार के अंदर डालता है, तो उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाता है, ओके, उसका लेवल राइज हो जाता है, ओके। तो वो सेम कंसेप्ट है। तो मैं ऐसा बोलूंगा द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या रहने वाला है, सेम। तो मैं यहाँ पे जो ml है उसको मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ लिक्विड इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू g। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अगेन 4/3, पहले वॉल्यूम लिख देता हूं मैं, पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, ओके। और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वेयर सिग्मा इज व्हाट, तो सिग्मा इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। यस, ये क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ सीखा हुआ है, हम लोग क्या बोलते हैं, टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। सिमिलरली हम लोग बोलते हैं देयर इज कंसेप्ट ऑफ बॉयंसी, ओके। मैं बोल रहा हूँ सिमिलरली, ओके, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट कुछ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करता है, ओके, तो उसके अगेंस्ट लिक्विड क्या करता है, उसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो बॉयंट फोर्स जो एक्सर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो ये जो आपको दिख रहा है FU, ये क्या है, अपथ्रस्ट। हम लोग बोलते हैं दिस FU is basically equal to what, weight of liquid displaced, that is going to be 4/3 pi r cube sigma into g. This is your equation number 3। अब हम लोग बोल रहे हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, जैसे मैंने आपको बोला है कि व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, ओके, कि जब ये विस्कस मीडियम में एंटर करता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ओके। तो लेट अस से द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, तो हम लोग बोलेंगे कि उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स एक्ट होगा वो भी कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, इट विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये ना, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो विस्कस फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, विस्कस फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और वो जो विस्कस फोर्स रहेगा दैट विल बी 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी, ओके, वेयर v इज व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं v इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ओके। यस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, प्लीज पे अटेंशन। हम लोग बोलते हैं कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। यानी अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में, इसके ऊपर, इसका मतलब क्या है कि बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0। या फिर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, ओके, तो भी बॉडी के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, नेट फोर्स क्या है, 0। तो ये जो पहला लॉ है उसका स्टेटमेंट इस तरह से, अ बॉडी विल कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके,
तब हम लोग बोलते हैं बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी या स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं रहेगी। ओके, तो ये केस में हम लोग बोल रहे हैं कि बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ जाने वाली है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट होगा, ओके, तो जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन द बॉडी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा सिंस वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ माइनस डब्ल्यू, वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, और कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर, मैं बोलूंगा एफ वी प्लस एफ यू माइनस डब्ल्यू प्लस एफ वी प्लस एफ यू इक्वल टू जीरो। अब ये एफ वी और एफ यू को मैंने प्लस साइन क्यों लगाया हुआ है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, एफ वी प्लस एफ यू, ओके, इज इक्वल टू वॉट, माइनस डब्ल्यू इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू। ओके, अब सबके वैल्यूज है तो एफ वी का वैल्यू क्या है, तो इट इज, या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ एफ वी को ऐसा लिख देता हूँ डब्ल्यू माइनस एफ यू। ओके, अब हम लोग एफ वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी माइनस, ओके, एफ यू का वैल्यू कितना है, तो इक्वेशन 3 से 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। ठीक है, यस। अभी यहाँ पे हमारा स्पेस खत्म हो रहा है तो फिलहाल क्या करता हूँ मैं, जो कॉमन टर्म्स है वो निकाल देता हूँ। okay? मैं 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, इंटू जी निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, इट विल बी रो माइनस सिग्मा, यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ द विस्कस मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। ओके, तो यहाँ से कॉमन टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, ये जो स्पेस है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो इसको रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा दिस इज गोइंग टू बी, ओके, यस, लेट अस से ये 4 को 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2, इज गोइंग टू बी 3। ओके, यस, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा आर एच एस पे 2/9। ओके, दोनों साइड से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो पाई तो कैंसिल हो गया है। यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी है वी उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, बचेगा क्या फिर, 2 इंटू आर क्यूब इंटू जी रो माइनस सिग्मा अपॉन, और हम लोग ने टर्मिनल वेलोसिटी वी इधर ही रखा है तो ईटा और आर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, तो आपको फाइनल जो आंसर आता है दैट इज, इट इज गोइंग टू बी 2/9। ओके, यहाँ पे एक आर और ये आर क्यूब का एक आर कैंसिल होके ये बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू जी रो माइनस सिग्मा, ओके, होल अपॉन वॉट इज गोइंग टू बी ईटा। ओके, यस, ठीक है, तो ये रिलेशन आप लोगों को समझ में आया, तो दिस इज द रिलेशन ऑफ वॉट, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, यस, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। अब इसमें से ही हम लोग विस्कोसिटी का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे, तो ईटा एलएचएस पे ले लेते हैं तो हमको मिलेगा ईटा विल बी इक्वल टू वॉट, 2/9। ओके, आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा, जी वैसा ही रहेगा, रो माइनस सिग्मा भी वैसे ही रहेगा, होल अपॉन, ओके, यस, बीटी जो है वो नीचे आ जाएगा। ओके, हम लोग बोलते हैं कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग एक्चुअली विस्कोसिटी भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो इमेजिन करो एक छोटा स्फीयर है, हम लोगों ने उसको, ओके, एक मीडियम के अंदर क्या किया, ओके, ड्रॉप कर दिया। अब वो जो मीडियम के अंदर ड्रॉप किया तो हम लोग उसको बस मेजर कर रहे हैं कि वो कौन से पॉइंट से, ओके, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है या वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो वो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो हम लोग मेजर करते हैं कि उसको वो पर्टिकुलर डिस्टेंस, ओके, ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो उससे हम लोगों को क्या मिल जाता है, वीटी। तो ये हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वीटी जो मेजर होगा दैट विल बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ओके, यस, उसके बाद बाकी सब पैरामीटर्स तो आपके पास है, आर का वैल्यू है, जी का वैल्यू है, ओके, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, सिग्मा विच इज अबाउट डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। लेकिन तो हम लोग ये बोलते हैं ये वाला जो फॉर्मूला है इट इज वेरी इफेक्टिव टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन फ्लूइड। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को, और मोस्टली ये जो फॉर्मूला है इट इज हेल्पफुल इन द केस ऑफ व्हाट, लिक्विड्स। ठीक है, यस, तो इसको क्या कर लेना है आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है,
तो आज का जो लेक्चर है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। यस, अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने खुद से करना है, ओके। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यस, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओके। यस, सो एनीवे, जो हम लोगों ने अभी डेरिवेशन किया है, एक बार आप वो टेक्स्ट बुक्स के साथ भी क्या कर लो, कंपेयर कर लो। अगर कुछ डाउट होगा तो आपने क्या है मुझे ग्रुप पे पूछ लेना है, ठीक है। सो विल स्टॉप आवर लेक्चर फॉर टुडे।